नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन की एक कविता है जिसका नाम है हरिजन गाथा। इसके मानवीय पाठ पर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि ये चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो उससे पूर्व की जो पीठिका है, उससे पूर्व की जो प्रस्तावना है, वो आपको समझ आना ज़रूरी है। तो फिर वो कविता का जो भाव है वो सहजता से हृदयंगम किया जा सकता है। दरअसल बिहार के एक क्षेत्र विशेष की ये घटना है जहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने, उच्च जाति के लोगों ने दलित परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया था और उस घटना से आहत होकर के बाबा नागार्जुन ने उस जो दर्द की जो अनुभूति थी उसको शब्द दिए हैं और हरिजन गाथा के रूप में वो शब्द जो भी पाठक इस कविता को पढ़ता है वो उसकी चेतना को अवश्य झंकृत करते हैं। तो दरअसल ये एक मानवीय पाठ है, एक मानवीय चेतना उभर कर इस कविता में आई है। नागार्जुन राजनीतिक चेतना संपन्न कवि होने के साथ मानवीय सरोकारों के गहरे चितेरे और मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध कवि हैं। कहना जरूरी नहीं है कि मैं प्रतिबद्ध हूँ। कविता में जनमानस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की वे घोषणा ही नहीं करते, वरन ताउम्र अपनी रचनाओं और अपने जीवन में उसका निर्वाह भी करते हैं। ये एक ऐसी विशेषता है उनकी जो उन्हें समकालीन सभी कवियों से अलग पंक्ति में खड़ा करती है। आप देखते हैं कि आज भी दलितों के साथ जिस तरह के अत्याचार होते हैं, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जाता है, ये कविता अपनी प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध करती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी हाथरस की घटना ने। तो दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं सदियों से होते आए हैं, वर्तमान में 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी भी उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो यदि हो सकता है इससे इस कविता की प्रासंगिकता पर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये द्रौपदी का चीर बन गई हैं, कहीं कोई इनका अंत नहीं होने वाला है। और ये जो जाति की जो सोच है, ये जो श्रेष्ठता का जो दंभ है, ये इस कदर व्यक्ति के दिमाग में बैठ चुका है कि वह मनुष्य और मनुष्य में बहुत गहरा भेद करता है और उसका परिणाम ये होता है कि इस तरह की जातियाँ मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ही साथ की जाती हैं, जो किसी भी तरीक़ा से एक सब समाज के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। हरिजन गाथा दलित विमर्श से अधिक नागार्जुन की मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक आख्यानक काव्य है, एक लंबी कविता है। और इस कविता के शुरू में हरिजनों को वे हरिजन ने कह करके मनुपुत्र कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने उन हरिजनों के लिए मनुपुत्र शब्द इस्तेमाल किया है। अगर इस कविता का कोई दलित पाठ तैयार करे तो कविता यह अवकाश देती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि नागार्जुन की यह कविता गहरी मानवीय संवेदना और मानवीय क्रूरता के विरुद्ध एक कवि के भीषण आक्रोश की कविता है। ध्यान देना, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, आपको याद करने वाली बात है कि हरिजन गाथा जो कविता है ये क्या है। ये एक ऐसी कविता है जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर हुए नृशंस अत्याचार के खिलाफ एक जनाक्रोश है, एक कवि का आक्रोश है और जिसमें कवि हथियारबंद क्रांति का समर्थन करता हुआ भी दिखता है। मनुपुत्रों के द्वारा ही मनुपुत्रों का संहार यह कवि को सह नहीं है। कविता बार बार यह संकेत देती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था।
देखिएगा, ये जो पंक्ति है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, इसका आशय ये है कि कभी चेतना में इस तरह की क्रूरता उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो कविता है, इस कविता के दूसरे भाग में यह संकेत भी उभर कर आता है कि इस तरह की अत्याचार से लड़ने के लिए भविष्य में एक शिशु जन्म ले चुका है और सारे उपक्रम उस भविष्य के शिशु को बचाने के लिए हैं, जो इन सौभाग्यहीन मनपुत्रों को सौभाग्यशाली मनपुत्रों के बराबर खड़ा करेगा। कविता की शुरुआत ही एक नाटकीय आक्रोश से होती है। कवि बेहद नाटकीय और संजीदे ढंग से औरतों के गर्भ में पल रहे भ्रूणों को बेचैन और आकुल अवस्था में देखता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि गर्भ के शिशु भी अपूर्व आकुल दिखें, अंदर कहीं टीसें उठने लगें, बार बार और भ्रूण तक दौड़ लगाने लगें। आखिर ऐसा क्या घट गया है? पाठक कविता पढ़ते समय स्वयं से यह प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हो जाता है। गर्भस्थ शिशु से यह अपूर्व आकुलता, बेचैनी और यह दौड़ इससे पहले कभी किसी कविता में घटित नहीं हुई थी। पाठक के इस प्रश्न का जवाब कविता के आगे की पंक्तियां देती हैं, जिसमें बाबा नागरजुन कहते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों। एक पैशाचिक दुष्कांड में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ये एक पैशाचिक दुष्कांड ही था जिसमें इस तरह से नृशंस बर्बर अत्याचार मनपुत्रों के द्वारा मनपुत्रों पर किया गया। और यह बात ये स्पष्ट कर देती है कि हरिजन और सवर्ण दोनों ही जातियों को मनुपुत्र कहकर पुकारने वाले बाबा नागार्जुन उच्च वर्ग के द्वारा दलितों पर किए जा रहे अत्याचार को बेपर्दा कर देते हैं, सामने रख देते हैं। नागार्जुन ये भी मानते हैं कि दोनों ही जातियां आदि मनु की संतानें हैं। तब यह कैसे हो गया कि एक भाई दूसरे भाई को इस तरह योजनाबद्ध तरीके से आग में झोंकने पर उतारू हो गया? इसके कारण की पड़ताल में कविता नहीं जाती है, लेकिन कोई चाहे तो कविता की पंक्तियों में अंतर्निहित सामाजिक ऐतिहासिक कारणों की ध्वनि स्पष्टतः सुन सकता है। वर्ण विभाजन का परिणाम 70 के दशक में इस रूप में सामने आएगा। यह कवि के लिए अकल्पनीय है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इस भयंकर पैशाचिक दुष्कांड की चर्चा के साथ कविता का पहला खंड समाप्त हो जाता है। कविता के दूसरे खंड की जो शुरुआत है वो भविष्य के उल्लेख के साथ शुरू होती है। हरिजनों की बिरादरी में 10 दिन पहले ही जो पैदा होता है, और कविता यह स्पष्ट कर देती है कि इस बालक का जो जन्म है, जिसके पिता को आग के हवाले कर दिया गया था, ये बालक बड़ा चमत्कारी है और जादुई है, जिसके कंधे पर आगे होने वाली क्रांतियों का भार है। इससे ये जाहिर हो जाता है कि कवि ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि आने वाला जो भविष्य है वो निश्चित रूप से कुछ अलग तरह का होगा, क्योंकि जिसकी पिता को या जिस संतति को ये ज्ञात होगा कि उसकी जो पिताजी थे उनके साथ इस तरह का बर्बर अत्याचार किया गया, तो निश्चित रूप से वो जो आने वाली संततियाँ हैं उसके मन में आक्रोश होगा, बदले की भावना होगी, जो एक बड़े सामाजिक संकट का कारण बन सकता है। इसके अलावा कविता का यह खंड इस भविष्य के शिशु को ही समर्पित है। संपूर्ण खंड में यह शिशु किसी चमत्कारी और जादुई शिशु की तरह सामने आता है, जिसके कांधे पर आगे होने वाली क्रांतियों का भार है। ऐसा नवजात न देखा था न सुना ही था आज तक, क्या करेगा आगे चलकर? देखो तो ससुर के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज। गरीबदास जब उस बच्चे के हाथ की लकीरें देखते हैं तो कुछ अजीबो गरीब भविष्यवाणियाँ करते हैं। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह बाहरी उत्पाती, जुलूम मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। इसका मतलब ये हुआ कि उस बालक के माध्यम से भविष्य में दलितों के उत्पीड़न, दलितों पर होने वाले अत्याचार की प्रतिक्रिया
स्वरूप होने वाले जनसंघर्ष की जो क्रांति है उसकी आहट कविता की इन पंक्तियों में साफ सुनाई देती है। और लगता है कि बाबा नागार्जुन इस ओर संकेत भी करते हैं। ये एक बड़ा सवाल इस कविता के माध्यम से वो खड़ा करते हैं। नागार्जुन जैसे कवियों की हड्डियों की ताकत बनी हुई है। इस तरह की कविता के माध्यम से वो सामाजिक आर्थिक विषमता के खिलाफ एक कठिन संघर्ष की भूमिका गरीबदास और भविष्य के शिशु के माध्यम से उन्होंने एक पीठिका बनाई है। और प्रमाण स्वरूप कविता की ये पंक्तियाँ आप देख सकते हैं कि सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद समाप्त हो जाएगी। तो कहने का आशय यह है कि बाबा नागार्जुन जो दलित वर्ग की आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे ये अपेक्षा करते हैं, साथ ही उनको इस बात का एहसास होता है कि उनकी जो पुरख हैं उनके साथ जो किया गया उच्च जाति के द्वारा जो अत्याचार है वो किसी भी तरह सहनीय नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियां किसी भी हाल में उसको सहन नहीं करेंगी। बाबा नागार्जुन यहाँ पर एक साम्यवादी शोषण मुक्त समाज की स्थापना का सपना देखते हैं और वह संघर्ष का जो स्वर है उसको भी शब्द देते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये कविता उस घटना का जितनी शिद्दत के साथ उल्लेख करती है और जिस तरह के विजन के साथ ये चलती है वैसे इस तरह की स्थितियाँ या ऐसा नहीं लगता कि वो जो कांड हुआ था, जो पैशाचिक दुष्कांड हुआ था, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, बावजूद इसके आए दिन अखबार की सुर्खियों में आपको मिल जाएगा कि दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, दलित परिवारों को, बस्तियों को जला दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं आज भी होती हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये सवाल मानसिकता का है जो घर कर चुका है। इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तक मानसिकता में ये सवाल उच्च वर्ग का दंभ भरा रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। नागार्जुन की हरिजन गाथा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि वह युग की सीमा को भेद कर भविष्य की स्पष्ट देख रही है। यही कारण है कि कवि भविष्य के जिस शिशु के बारे में कहता है कि यह समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। समता का यह मुद्दा आज दलित राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रहा है। जो सपना नागार्जुन का था भविष्य शिशु को लेकर, वह तो कहीं दिखता ही नहीं। दुर्भाग्य है कि हमने यहाँ भी नागार्जुन से नहीं सीखा, समझ बूझ से काम नहीं लिया। तो कवि के संदर्भ में एक उक्ति है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि अतीत और भविष्य के बारे में संकेत करता है अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन ये समाज पर निर्भर करता है, सरकारों पर निर्भर करता है, व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वो किस रूप में काम करती है और किसी घटना की तह में जा कर के किस तरह के समाधान सामने लाती है। यदि व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा जाएगा, घटनाओं के तह में जाके और उनसे मुक्ति के प्रयास नहीं किए जाएंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक तटस्थता का परिचय देते हुए यदि शासन और प्रशासन इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो बाबा नागार्जुन का ये सपना साकार होता नज़र नहीं आता। आज भी हम देख रहे हैं, कविता लिखी गई तत्पश्चात उसके बाद भी ये नज़ारा देखा गया। तो जो भी है, इतना अवश्य है कि हरिजन गाथा एक ऐसी कविता है जो पाठक के मस्तिष्क को झंकृत कर देती है, उसे सोचने को मजबूर कर देती है इस व्यवस्था पर, इस सामाजिक संरचना पर, जहाँ मनुष्य और मनुष्य के साथ गहरा भेद है, जहाँ एक तरफ एक वर्ग है जो पूरी शानो शौकत और ऐशो आराम के साथ रहता है, वहीं दूसरा एक वर्ग है जो जाति के नाम पर अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है, पग पग पर उसके साथ अमानवीय घटनाएं घटित होती हैं। मुझे किसी कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं। वो कहता है कि
यह नस्ल जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। अफसोस, यदि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में ना हो, यदि इस तरह की व्यवस्था हमारे संस्कारों में नहीं हो। कहने का आशय यह है कि मनुष्य और मनुष्य के मध्य यदि ये मतभेद ना हो, किसी को वर्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपमानित नहीं किया जाए, तो हमारा समाज बहुत प्रगति कर सकता है। बहुत सारी समस्याओं से सहज में मुक्ति मिल सकती है। आज न्यायालय अटे पड़े हैं इस तरह के केसों से, और शासन प्रशासन का ध्यान बहुत सारी व्यवस्थाओं को लगाने में समय, धन और पूरी साख दाव पर लगी होती है। काश एक ऐसी सामाजिक संरचना हो जिसमें इस तरह के विषयों को कोई स्थान नहीं हो, तो एक बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी के भार या नई पीढ़ी को इस कविता को समझना चाहिए और उन्हें इस कविता से सीख लेते हुए एक ऐसी समाज की संरचना करनी चाहिए, या कहें कि वो अपना योगदान इस तरह से दे सकते हैं कि वो कभी भी किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का मतभेद नहीं करें। जो संविधान में व्यवस्था दी गई हैं, उस संविधान को अपना आदर्श मानते हुए, संविधान की किताब का सम्मान करते हुए जीवन जिएं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से, भाईचारे से रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता न केवल हरिजनों की समस्याओं पर केंद्रित है, वरन मुझे लगता है कि जब आपने इसको पढ़ा है, समझा है, तो आप निश्चित रूप से एक भविष्योन्मुख समाज का हिस्सा बनेंगे, एक अच्छे समाज की स्थापना में सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की वीडियो व्याख्यान में फिर हम किसी एक विषय को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।